तो सर सुनाएं, आप क्या स्टोरी है आज? जी मैं आज हाँ कश्मीर मैं वाला कुछ केस तो आपकी नजर से गुजरा ही होगा। जो वह बच्ची का रेप हुआ है माँ के साथ। देखें जी, नौकरी का झांसा दे के उस औरत को ले गए हैं और जाके उसको रेप किया, बच्ची को रेप किया। अब मुझे बताएं कि इस तरह का कुछ किसी दुनिया के और मुल्क में होता है? बिल्कुल भी नहीं सोचिए होता वाली इस बात तरह है। से। और ये मुफ्ती मसूद का भी साथ वीडियो वायरल चल रहा है ना, जो बोल रहा है, आपने शायद देखा होगा, 4 4 साल की बच्ची से मैं शादी करा दूंगा। तो वो लिंक कर रहे तो हैं कि इस तरह की इज्जत करते हैं लोग। मैं बड़ा बिजी था, मैं अभी भी आज भी मुश्किल था फ्री होना। तो मैं बहुत बिजी था, मेरे मेरे पास टाइम नहीं था, मैं प्रॉपरली कश्मीर के केस को फॉलो नहीं कर सका। तो होपफुली अगली दफा फिर मैं इसके ऊपर पूरा अपना फीडबैक दूंगा। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान में तो जैसे ये लोग पागल हैं, इनको बच्चियों से सेक्स करने का शौक चढ़ा हुआ है यार। मतलब क्या है ये? और फिर जो आप मुफ्ती मसूद की बात कर रहे हैं, तो भाई प्रॉब्लम यही है ना कि जब मौलवी इस तरह की बातें लोगों के जहन में डालेंगे तो फिर बच्चियों के रेप ही होंगे ना। फिर क्या होगा? और मुझे बताएं, फिर कोई और चीज हो सकती है? रेप ही होंगे ना फिर, और तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो यही बात है कि रेप ही होने हैं और फिर रेप ही हो रहे हैं, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि 4 साल की बच्ची से भी निकाह जायज है, 6 की से भी जायज है। वो तो समझते हैं ना कि हर हर उम्र की औरत सेक्स के लिए जो है ना वो रेडी है। तो वो तो भाई ना बेटी को देखें, रसूल ने एक ऐसी बात कही कि ले पालक मुंह बोली बेटी बेटी नहीं हो सकती, ले पालक लड़का बेटा नहीं हो सकता। तो भाई फिर यही बात निकलेगी ना कि आपको हर कोई सेक्स ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। जब हर कोई सेक्स ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है तो फिर ऐसी दुनिया बनेगी ना। तो इस्लाम ने तो ये बात दिखाई है दुनिया को कि भाई हम जो हैं, कैसे ये मुल्क आगे निकलेगा, कैसे लोग समझेंगे। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो ये 1400 साल का कचरा है, गलाजत है, ये कैसे निकाली जाएगी? कैसे लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि लोग ये हरकतें करना छोड़ दें? तो बड़ा ही मुश्किल मुझे तो लग रहा है। जी सर। जी देखें, अब इसमें यह है कि इस्लामिक कंट्रीज जो बैकवर्ड हैं वो इस्लाम की वजह से ही हैं। ये बात हम्म। बस समझाने की जरूरत है। और एक और मैंने कहीं हम्म। बात देखी पढ़ी थी, बड़ी मजे की थी, कि पाकिस्तान में इस्लाम को नहीं इंसान को खतरा है। हाँ इस्लाम एग्जैक्टली। से ज्यादा इंसान को है खतरा। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं ना कि गायबी के फतवा क्या चीज है, तो मैंने जो फतवे पे ये बात सोची, जो फतवा देते हैं मौलवी और मुख्तलिफ तरह के मौलवी फतवा देते हैं, वो बायस्ड होगा ना, क्योंकि हर मौलवी अपने फायदा देख के फतवा देता है। तो फतवा फतवा मुझे एक बीएस चीज लगी कि इसका ताल्लुक मेरिट बेस्ड तो नहीं है ना। जैसे ईरान का मौलवी अपनी मर्जी से फतवा देगा, ये हम्म। अपने फायदे के फतवे हैं ना। ये तो फतवा हैज नथिंग टू डू विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इन हम्म। मौलवी की अपनी इजाद की हुई चीज है जो अपने फायदे की है। हम्म। फतवा एक बायस्ड है। और इसके अलावा एक और चीज भी है, कि फिर आने वाले कॉलर्स तो बोलेंगे जो रेप के सीन चल रहे हैं, जो हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और बातें ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। कि हमारे एक और बात मैं सोच रहा था गालिब भाई, कि हमारे यहाँ रवाज है जजाकल्ला कहने का हम्म। और दुआ देने का। तो मुझे एक वाकया याद आया कि बचपन में मेरा एक दोस्त था, तो उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। उसको हम्म। फीस जमा करानी थी कॉलेज की, उसके अम्मा अब्बा के पास नहीं थे। उसने अपने दोस्त से मांगे, पैसे उसके पास थे, तो उसके दोस्त ने कहा यार मैं दुआ करूंगा तुझे पैसे मिल जाएं। तो उसने कहा अच्छा। फिर उसने अपने अंकल से पैसे मांगे, तो अंकल ने बोला यार मैं दुआ करूंगा तुम्हें पैसे मिल जाएं। तो उसने मुझे बोला, पता चला कि दुआ इज आ बेसिकली टोपी ड्रामा। हाँ एग्जैक्टली। यानी दुआ का मतलब ये होता है कि आप किसी की हेल्प करना नहीं चाह रहे। तो हम्म। ये दुआ, जजाक अल्लाह, ये सारे ना मुनाफिकाना वर्ड है अगर इनकी डीप में देखा जाए। ये सब मुनाफिकाना वर्ड है। देखिए, आप दुआ तो दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो सामने वाले को? आप कह रहे हो अल्लाह तुझे देगा। इसमें क्या होता है कि आप नाइसली तो अच्छे नजर आते हो, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक क्या होता है, नियत होती है कि सामने वाले की मदद नहीं करनी। इन एनी हम्म। सेंस। मैंने देखा मुसलमानों में दुआ का रवाज बहुत है, और ये रवाज बेसिकली मुनाफकत है। अम्मी भी दुआएं दे रही हैं, खाला भी दुआएं दे रही हैं, मदद कोई नहीं कर रहा। दुआ 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 हाँ। दुआ, जस्ट अ वर्ड। सही है। और इसके अलावा एक और चीज है, एक मैं जो आपके पास लोग आते हैं, जैसे मैं तो अपने आप को प्रोफेशनल एथियस्ट नहीं कहता, कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेशनल। तो इसमें इस पे मैं एक बात सोच रहा था कि
कंफ्यूजन इज अ गुड थिंग, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको ड्रॉप आउट करते हो, आप उसको छोड़ देते हो। कंफ्यूज अगर बंदा होता है तो वो कहता है यार मैं कोई नई चीज सीख लूं। तो जो अच्छा लर्नर होगा ना, देखें कहते हैं ना सीखना तो गोद से लेके कब्र तक लर्निंग ही होती है। तो जो लोग आज बोलते हैं हमें सब पता है, दैट इज ओनली बीएस। जितने आप इंटेलिजेंट होगे और पढ़े लिखे हो, कभी नहीं बोलोगे कि मैं मुझे आ गया सब कुछ। सही है, यही तो बात है ना सर। बिल्कुल। और बस दो तीन और पॉइंट्स हैं, पर एक सवाल मैं आपसे पूछ के, आज सवाल भी है मेरे पास एक गरीब आपसे पूछने को, लेकिन उससे जी पहले मैं सर। दो तीन पॉइंट जो मैं सोच रहा था बोल दूं। अच्छा, एक और है कि कहते हैं पाकिस्तान में कि 5 मिनट में वो नई दिल्ली पे हमला कर सकते हैं। इतना पाकिस्तान की इतनी हाँ एडवांस हाँ टेक्नोलॉजी है। मगर 2025 तक पानी नहीं होगा पीने का साफ पूरे पाकिस्तान में, रिसर्च के मुताबिक। तो अपने मुल्क हाँ, को दो साफ हजार पानी तो पच्चीस दे तक दो। क्या, ये भी याद रखें कि ये पानी आपका मसल्स परमानेंटली बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये याद रखें कि ऊपर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर वगैरह खत्म हो जाने, आपने पानी कहाँ से लाना है? ठीक है, तो ये बात है। बिल्कुल। तो आप हम्म पाकिस्तान अपने लोगों की क्या बोलते हैं, सेहत और वफा फलाह बहबूद के लिए काम करे भाई, लड़ाई को छोड़े। अब एक सवाल है भाई आपसे, कुछ एक दो सवाल ऐसे हैं जो मुझे चुभते हैं, मैं शायद क्लियर नहीं हूं उन पे, शायद आप उसमें रोशनी हम्म डालें। देखें, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हमें हम्म हमें इसके मीनिंग्स तो पता है क्या होता है। सब्जेक्टिव मींस पर्सनल ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव मींस जो पर्सनल ओपिनियन का मोहताज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव जैसे ये है कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, इस पे हम सब अग्री करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव विच इज अंडरस्टूड विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन। अब ये एक मोरालिटी पे एक बात मैं सोचता हूँ तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं, एथियस्ट ज्यादातर बोलते हैं कि यार मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ बदल जाती है हालात के हिसाब से। यार एक बात लेकिन मुझे कंफ्यूज ये करती है कि फर्ज करें 1 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले कत्ल करना गलत था मगर लोग करते थे, और आज भी गलत है। हम्म। तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया कि एक चीज रॉन्ग है तो रॉन्ग है, चाहे उसका कोई भी टाइम हो। व्हाट डू यू थिंक, या मैं गलत सोच रहा हूँ? सर मसला ये है कि लोग कत्ल करते थे 1 लाख साल पहले भी, तो वजह क्या होती थी कत्ल की? ठीक है, फर्ज करेंगे कातिल की सजा मौत है, ठीक है, तो वो भी कातिल की सजा भी तो कत्ल है ना। देखें, एक चीज है, हम एक जुर्म लेते हैं, कत्ल करना गलत है, बात समझ लें, कत्ल करना गलत है, मगर खुद ही सोसाइटी उसको क्या करती है, उसको निगेट करती आगे हुई आपको नजर आती है कितनी जगहों पे। ठीक है, सोसाइटी आपको खुद ही उसको निगेट करती हुई नजर आ रही होती है कितनी जगहों पे। वो कौन सी जगह हैं? हाँ भाई, जना की सजा कत्ल है, मौत है, ठीक है, गुस्ताखी की सजा मौत है। तो फिर इन अ सेंस जब आप देखते हैं तो फिर मोरालिटी सब्जेक्टिव ही बनती है ना। अब जैसे बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे आप कत्ल भी कर दें तो आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, सजा मौत नहीं है। तो सब्जेक्टिव हुई कि नहीं? क्योंकि हर सजा की एक जगह से दूसरी जगह में क्या है, सजा मुख्तलिफ है। ठीक है, हर 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 जुर्म की सजा मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब क्या है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है। फिर कत्ल को अगर आप समझते हैं कि सिर्फ कत्ल को ही आपने एक मेरिट बनाना है तो वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि मोरालिटी सब चीजों को इनकम्पस करती है। मोरालिटी सब्जेक्टिव कैसे हुई? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले माने रहने वाले लोग, उनके लिए एक लड़की का एक लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी कर लेना वो भी वाजिबुल कत्ल जुर्म था, मगर आज नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? मोरालिटी फिर सब्जेक्टिव हो गई ना। मगर मैं समझता हूं कि जितना जितना मुआशरा तरक्की करता जाएगा उतना ज्यादा ये सब्जेक्टिविज्म जो है वो कम होता जाएगा ओवरऑल दुनिया में। ग्लोबल कल्चर, अगर मैं समझता हूं कि अगर एक 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 बहुत जस्ट सोसाइटी हो, एजुकेटेड सोसाइटी हो, ह्यूमन सोसाइटी हो, तो उनके मोर और लेस प्रिंसिपल्स एक जैसे होंगे। मगर जितनी सोसाइटी ज्यादा बारबैरिक होंगी उनके प्रिंसिपल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे चोर की सजा, किसी ने ब्रेड भी चोरी किया तो चोर की सजा हाथ काटना, चलो जी हाथ काट दो। ठीक है, तो वो थी, वो फ्रेंच क्वीन थी, उससे किसी ने कहा हाँ भाई ब्रेड नहीं मिलती, तो उसने कहा कि लोग केक क्यों नहीं खाते?
क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ब्रेड कितनी बेसिक चीज है। तो इसी तरह चोरी की सजा हाथ काटना जो है, अगर ब्रेड इंसान भूखा मार रहा है और वो जाके चोरी कर ले, तो क्या उसका भी हाथ कटना चाहिए या नहीं? अगर इस्लामी सजा को देखा जाए तो उसका हाथ कटना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बनी इसराइल के कानून को देखा जाए, उनकी शरीयत को देखा जाए, तो खाने की चीज चोरी करने वाले को सजा नहीं दी जाती थी। ठीक है, शरीयत में लिखा है कि नहीं दी जाती थी उसको सजा। तो मोरालिटी ओवरऑल सब्जेक्टिव ही रहती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चेंज होती है हमेशा। बट एज ए आज डेविल्स एडवोकेट गालिब भाई, सॉरी मैं हाँ, बात काट रहा हूँ, एज ए डेविल्स एडवोकेट मैं ये बोलूं, देखो कत्ल नाहक, नाहक करना मेरा वर्ड है, जोर दे रहा हूं, नाहक, वो तो हमेशा गलत रहा ना। समझा आज इंसानों ने, आज शायद, या रेप करना हमेशा से गलत रहा, समझा आज इंसानों ने शायद। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि गलत काम तो हमेशा से गलत रहा है। सर मसला वही नहीं है ना। देखें, कत्ल तक आप महदूद करेंगे तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव लगेगी, मगर मसला यह है कि कत्ल ही सिर्फ मोरालिटी थोड़ी है। मोरालिटी तो छोटी छोटी बातों में भी है ना। होमोसेक्सुअलिटी में भी मोरालिटी है। एक मजहब की औरत का दूसरे मजहब की औरत, मजहब के मर्द से शादी कर लेना या ना करना, वो भी तो मोरालिटी, वो भी तो डिफाइन करती है ना। जब आप छोटी सी बात तक आएंगे तो फिर जो है ना वो बहुत ज्यादा कन्फाइन हो जाते हैं। इन अ राइट। ब्रॉडर सेंस हमेशा मोरालिटी सब्जेक्टिव ही रहेगी, क्योंकि बदलती है ओके। वक्त। आज हम जो मान रहे हैं बातें, आज से 100 साल बाद हमारे बच्चे या हमारे अगली जनरेशन जो है वो 100% वो बातें नहीं मान रही होंगी। ठीक है, तो इधर आया जी, ह्यूमन बीइंग पूछ रहे हैं, ये देखें जी आपके हम नाम आ गए, व्हाई ह्यूमन राइट्स पीपल डूइंग नथिंग। भाई ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो हैं कश्मीर केस पे बहुत शोर मचा रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने कश्मीर केस के हवाले से ही बात की है। अच्छा सर, इन रेपिस्ट का सर तन से जुदा करना चाहिए। यार देखें, बातें तो बिल्कुल ऐसी होती हैं कि सर तन से जुदा कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, जो भी सजा होती है। फिर वो जाहिर बात है कि बहुत सी बातें आ सकती हैं, कई लोगों को कैपिटल पनिशमेंट पे भी इतराज़ात होते हैं। ठीक है, हरजीत सिंह साहब कह रहे हैं जी हेलो एवरीवन, हमारी तरफ से भी जी सबको हेलो, सत श्री अकाल। अच्छा जी सर, और मेरे ख्याल है मैंने सही क्वेश्चन समझ गया क्लियर मैं। कर दिया या नहीं? आपका, मैं नहीं, मेरे समझ में आया कि ब्रॉडर सेंस की बात यहाँ की जाएगी ना, ब्रॉडर सेंस की। हम्म क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ चीज को। बिल्कुल। अगर अच्छा। कत्ल को देखें, कत्ल के केस में देखें, तो बात तो फिर बिल्कुल वही है ना कि आपने सिर्फ सारी मोरालिटी को कत्ल तक महदूद तो नहीं कर देना ना। राइट। मोरालिटी तो छोटी छोटी बातों में भी है ना। आप कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करते हैं गालिब भाई या नहीं? आपने पहले बात की है इस पर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मैं कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट नहीं करता, मगर मैं ये समझता हूं कि असल में बीमार मुआशरों में लोग कैपिटल पनिशमेंट दे के समझते हैं हम जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए। क्योंकि मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का मकसद जो है वो किसी को सजा देने के बजाय लोगों की करेक्शन में होना चाहिए। और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि उसे लोगों की गर्दनें उड़ानी पड़ती हैं। जब गर्दनें उड़ानी पड़ रही हैं तो फिर आप समझेंगे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, और वो सारी गलत चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, बेसिकली वो सारी गलत चीज़ें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। और इन अ लॉन्गर मतलब पीरियड ऑफ टाइम आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है कि यार ये, अब मुझे बताएं, दुनिया में जिन जगहों पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है उन जगहों पे कत्ल भी कम होते हैं, उन जगहों पे रेप भी कम होते हैं। जिन जगहों पे कैपिटल पनिशमेंट है वहां पे रेप भी ज्यादा होते हैं, वहां पे कत्ल भी ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है। पाकिस्तान का एक जिला मियां वाली जो है वो दुनिया में टॉप है कत्लों में। ठीक है जी, जितने कत्ल वहां होते हैं उतने कहीं भी नहीं होते। हर गली में रहने वाले 5-6 बंदों ने कत्ल किए, खानदानी दुश्मनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दुनिया के टॉप जगहों के लिए आता है मर्डर के। कैपिटल पनिशमेंट पाकिस्तान में है, लोग नहीं बाज आ रहे। वही कनाडा चले जाएं आप, स्विट्जरलैंड चले जाएं, स्वीडन चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। वहां के जेलें जो है 5 स्टार होटल जैसी हैं, और लोग वहां पे फिर भी कत्ल नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ये एक बात समझने वाली है, जिस बंदे को अपनी जान की परवाह होगी वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। जिसकी अपनी जान कीमती नहीं है ना, उसके लिए वो किसी को भी कत्ल कर सकता है। जैसे मुमताज काजरी जैसे लोग, जैसे अभी ये गार्ड ने मार दिया बंदा। जब मेरी नजर में मेरी जान की कोई कीमत नहीं है तो मैं तो किसी को भी मार सकता हूं ना। क्योंकि मैं तो समझता हूं असल में इंसान किसी भी जान की कीमत को अपनी जान की कीमत की वजह से इक्वेट करता है।
अगर वो समझता है कि उसकी जान बहुत कीमती है, उसका वक्त कीमती है, उसकी जिंदगी कीमती है, तो 100% समझिएगा कि वो सबकी जिंदगी की कीमत को समझेगा। जिस इंसान की अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, 2 कौड़ी का वो है, वो किसी को भी मारने चल निकलेगा। तो जिंदगी की कीमत कैसे बढ़ती है? जिंदगी की कीमत लोगों का इंटेलेक्ट बनाने से बढ़ती है। जिंदगी की कीमत लोगों को नॉलेज और लोगों को इल्यूमिनेट करने से बढ़ती है। ऐसे नहीं बढ़ती जिंदगी की कीमत कि आपने लाखों करोड़ों रुपया किसी बंदे के हाथ में पकड़ा दिया तो एकदम उसकी जिंदगी वर्थ बढ़ गई। नहीं, सेल्फ वर्थ जो है ना, उसका ताल्लुक बहुत डीप इंसान के जो है ना वो इमोशंस से होता है, उसकी जिंदगी के मामलात की अंडरस्टैंडिंग से होता है। वो पैसे रुपए से नहीं गिनी जा सकती। तो मैं समझता हूं कि सेल्फ वर्थ को बढ़ाने का सबसे जो इंपॉर्टेंट जरिया है वो एजुकेशन है। जब इंसान रोशन ख्याल होता है, वो इल्यूमिनेटेड होता है, अंदर से उसके रोशनी होती है, तो वो उसकी सेल्फ वर्थ खुद ही ज्यादा होती है। उसकी जान अपनी अपनी नजर में कीमती होती है, उसका वक्त कीमती होता है। जब उसका वक्त और उसकी जान अपनी नजर में कीमती है तो वो किसी दूसरे की जान को जो है ना वो कम कीमत नहीं समझता। वो दूसरे की जान की भी कीमत वो लगाता है। ठीक है, वो समझता है कि वो कीमती है। फिर इंसान सिर्फ इंसान तक ही महदूद नहीं रहता, इंसान के लिए जानवर की जिंदगी भी कीमती हो जाती है। तो लोग जब जानवर ह्यूमन राइट्स की बातें तो है ही हैं एक तरफ, मगर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एनिमल राइट्स की भी बातें हैं। और जिन मुल्कों में, जिन सोसाइटीज में एनिमल राइट्स की बातें चल रही हैं, समझें कि वो सोसाइटीज वाकई सुपीरियर हैं, क्योंकि समझती हैं कि ये क्या है और कैसे हो रहा है सब कुछ। अच्छा जी, ह्यूमन बीइंग पूछ रहे हैं दोबारा, व्हाई आर ह्यूमन राइट्स वॉच इग्नोर द एक्ट्स ऑफ मोमेंट्स। अरे यार नहीं इग्नोर करते भाई, सारी तरफ जो है ना ये चीज हो रही है और क्या चल रहे हैं सिलसिले। ठीक है जी। आपकी बात मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, एंड आई एग्री ऑल्सो कि भाई अगर किसी सोसाइटी में मेंटल हॉस्पिटल ज्यादा होंगे जेलों के मुकाबले में, वो सोसाइटी इन दी एंड अच्छी होती चली जाएगी ना। मेंटल हॉस्पिटल ज्यादा होने चाहिए जेलों के मुकाबले में, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सर वो तो बात है, मेंटल हॉस्पिटल, स्कूल्स, सब कुछ देखें। जेलें, जिन सोसाइटीज की आप बात कर रहे हैं, जेलें भी उनमें कम है। जिन बारबैरिक सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं उनमें सिर्फ स्कूल्स और करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स और मेंटल हॉस्पिटल्स ही ज्यादा नहीं है, जेलें उधर भी ज्यादा हैं इधर से। मगर मसला ये है कि जेलों में पड़ी हुई पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी इस तरह हैं कि जिंदगी की कीमत समझने के लिए जिस इंसान को अपनी जिंदगी की कदर नहीं है वो कैसे किसी की जिंदगी की कीमत समझ सकता है। या दैट इज द की पॉइंट। हाँ, अब नॉर्मेलिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। जिंदगी माशरे में बीमार, ज़हनी तौर पे बीमार, वैशी लोग हर सोसाइटी में दुनिया की होते हैं, मगर वो किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये फिर आगे अगला स्टेप है। मसला ये है कि वो इंसान ही कत्ल होगा जिसको अपने राइट्स का नहीं पता। वो इंसान, उस सोसाइटी में ज्यादा रेप्स होंगे जिधर औरत कमजोर है। जिधर औरत मजबूत है और उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, आपको पता है, आप उंगली लगाएं आपको इन्होंने ऐसा अंदर डालना है कि ऐसी की तैसी फेर देनी है। ठीक है, तो फिर तो कोई भी नहीं करेगा ना, फिर कौन करता है? ठीक है, तो मैं समझता हूं कि लोग फांसी की सजा से उतना नहीं डरते जितना लोग 30 साल के लिए जेल में रहने से डरते हैं। वो आदमी जिसको पता है कि वो बाहर रह के एक बड़ी पुरअमन एंजॉयबल लाइफ गुजार सकता है, वो कभी भी जेल में जाना नहीं पसंद करेगा। वो आदमी जिसको पता है कि बाहर भी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, अंदर भी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, वो तो मरना ही पसंद करेगा ना। वो कहेगा चलो यार मर भी जाऊंगा तो क्या है। ठीक है, फिर बहुत सारे सोशल कंडोम्स होते हैं जैसे गैरत के मसले। ठीक है, ये अब पाकिस्तान में सेल्फ वर्थ क्या है? सेल्फ वर्थ बंदे की क्या है पाकिस्तान में, यहाँ इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सेल्फ वर्थ ये आओ जी मेरी बहन किसी के साथ नहीं भागी, मेरी बहन घर में कैद है। औरत की टांगों के दरमियान सारी बंदे की सेल्फ वर्थ है। वो कभी भी ये नहीं समझता कि भाई उसकी बहन से उसकी इज्जत एसोसिएटेड नहीं है। भाई उसकी इज्जत एसोसिएटेड उसकी बहन से जब नहीं है, या उसकी इज्जत इन चीजों से एसोसिएटेड नहीं है, तो तब भी कत्ल का बहुत ज्यादा जो है वो कम बनता है। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, खानदानी जब दुश्मनियां होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं फजूलियात की वजह से होती है। ठीक है, यही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। तो जब ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं तो फिर इन द एंड क्या होता है? फिर इन द एंड लोग जो है वो जलील ही हो रहे होते हैं। ठीक है, समझ गए?
एक तो मैं आपका पर्सनली शुक्रिया करता हूँ, वो इसलिए कि यार आपसे लर्निंग, जैसे मैं आज से 4 साल पहले एथियस्ट था, लेकिन मेरा एक ना माइंड में कई सवालात थे जो मुझे जवाब नहीं आते थे, वो आपसे सीखने को मिलते हैं। उसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। वो ये, आपने एक बात की थी, अक्सर यार पास में जो मजहबी लोग थे ना, उनका वो मजहब उस वक्त जरूरी था, राइट? अगर आप ये कहते हैं हमेशा कि जो पास में मजहब थे हजारों साल पहले, वो उनके लिए ठीक था, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, आज मजहब जरूरी नहीं है। इस पे मैंने कहा यार, इसमें गहराई सोची मैंने, तो मुझे एक चीज याद आई, ये समझ में आई। देखो, अगर हम ये इल्जाम लगाए ना पास के लोगों को मजहब पर, तो ये ऐसा ही हुआ कि हम माजी के लोगों पर ये इल्जाम लगाएं कि वो घोड़े के बजाय जहाज पे क्यों सफर नहीं करते थे। क्यों? ये तो बेवकूफाना बात हो गई ना कि उनके हम, पास जो कुछ था वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे ना। तो मुझे आपकी बात जबरदस्त लगी वाली कि यार, और एक आखिरी जुमला कि भाई आप ना हिस्ट्री को ब्लेम मत करो, हिस्ट्री से लर्न करो। दैट इज द की पॉइंट ना। हिस्ट्री को ब्लेम करके वो लोग बेचारे कब्र से तो निकल के, फिरौन नहीं आएगा ना सफाइयां देने कि भाई मेरे साथ ये था। कब्र से कोई निकल के नहीं आता, लेकिन हमें उस हिस्ट्री से सीखना चाहिए बजाय ब्लेम करने के। तो ठीक है, पास में अगर वो घोड़े बेचारे चलाते थे, आज हम घोड़े नहीं चलाते, तो आज साइंस इज द ओनली बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। और आखिरी एक और बात लास्ट, तारिक जमील साहब का पता नहीं, बहुत बेचारे क्रिटिसिज्म चल रहा है उन लोगों पर। तारिक जमील ने करोड़ों रुपए की शादी पर शिरकत करके वहां हजरत उमर की सफात और सादगी पर बयान किया, सुना है ये? हाँ वो बिल्कुल जी, मैंने सुना तो है, उसको हाँ, करूंगा। बड़ा चल रहा है वीडियो, बहुत उनका वायरल हुआ है पिक्चर के। भाई अरबों करोड़ों रुपए की शादी हुई है लास्ट वीक पाकिस्तान में, वहां पे वो मेहमान थे, और सुना है वहां उन्होंने लाख रुपए भी लिए, और पता नहीं सच या झूठ, लेकिन वहां उन्होंने लाख नहीं हजरत सर, उमर की सादगी 15 लाख पर। रुपए, हाँ 10 या 15 लाख रुपए लिए हैं शादी पे। हाँ, तो मोमिनों से मैंने बात की फेसबुक पे, तो उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। पता है क्या जस्टिफिकेशन है? कह रहे हैं कि तारिक जमील ने रोटी पका के उसमें इज्तिमा में ना इज्जत कमाई है। अबे रोटी तो हम भी पकाते हैं, हमें तो इज्जत नहीं मिल रही। तो हम्म। यार बस क्या, बहरहाल तारिक जमील साहब हजरत उमर की सादगी की बातें करते हैं करोड़ों रुपए की शादी में। इस जुमले के साथ आई विल लेट यू गो। थैंक यू फॉर मच। जिसमें पैसे लेके तारिक जमील ने शिरकत की है, उस उधर गया और जाके क्या किया, उधर जाके सादगी पे जो है ना बयान रिकॉर्ड यार, करा के आ गया। भाई यार अब देखो। मजाक, यार हाँ क्या बोले यार इन लोगों को। चलें गालिब भाई, फिर और लोग आएंगे। चलें ऑल जी, द ठीक है, बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक चलें यू सर। थैंक यू, बाय बात करेंगे फिर। बाय। थैंक यू।